brought to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। अब रुक करते हैं महाराष्ट्र का, जहां पर राजनीतिक हालात को बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लोकशाही मराठी के एडिटर कमलेश सुतार। कमलेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया सौरभ, गुड टू हैव यू बैक नेता नगरी। यस, एक बात बताइए, अशोक चौहान का नाम हम लोगों ने पहली बार सुना जब उन्होंने विलासराव देशमुख को रिप्लेस किया। फिर 2014 के चुनाव के पहले से सुनने लगे आदर्श सोसाइटी घोटाला, उस चक्कर में उनकी कुर्सी भी गई 2 दफा सीएम रहने के बाद। उनके पिताजी के नाम का जिक्र होता ही रहता था, शंकर राव चौहान का, कि साहब कद्दावर नेता। और बहुत रेयर वो लिस्ट है जिसमें पिता और पुत्र दोनों मुख्यमंत्री हों, जैसे करुणानिधि एंड स्टालिन हैं, मुलायम सिंह यादव एंड अखिलेश यादव हैं, और वैसे ही हमें बताया गया कि शंकर राव चौहान एंड अशोक चौहान उस एक रेयर में है। महबूबा मुफ्ती और उनके फादर मुफ्ती मोहम्मद सईद, या वहीं से ही अब्दुल्ला फैमिली को लेके भी इस तरह की बात हो गई है ना। इस तरह के कुछ एक उदाहरण हैं। एकदम से बीजेपी को ऐसा क्या लगा कि इस लीडर को ले आना चाहिए? वो ऑलरेडी नाराज चल रहे थे, नाना पटोले से उनकी नहीं बन रही थी, प्रभारियों से नहीं बन रही थी, हो क्या रहा था कांग्रेस के अंदर? और बीजेपी की तरफ से दूत कौन था? कैसे हुआ पर्दे के पीछे खेल? सौरभ, ये अशोक चौहान बीजेपी जाएंगे, ये चर्चा लगभग पिछले 1 साल से महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में चलती है। जब कभी भी कांग्रेस, मतलब स्पेशली आफ्टर शिंदे की बगावत होती है, उसके बाद में एनसीपी की बगावत होती है, अब कांग्रेस से कौन जाएगा, तो सबसे पहले वो शक की सुई आकर अशोक चौहान पे रुक जाती थी। मतलब पिछले ही महीने मैं नांदेड़ में था, उनके घर पे गया था, तो उनसे बात की और उनसे पूछा कि लगातार बात हो रही कि अब की बार आपका भाजपा में जाना हो रहा है, तो बहुत ज्यादा उन्होंने बात को डिसमिस नहीं किया। नहीं, ये बातें तो होती रहती है, ऐसे फिलहाल तो कोई बात नहीं है। मैंने उनको ये भी पूछा था कि भाजपा में जाकर अब करेंगे क्या, क्योंकि लोकसभा तो ऑलरेडी भाजपा के पास है, भाजपा का कैंडिडेट जीत चुका है। तो बोले नहीं, फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जो उनके करीबी थे वो इस बात को लगातार इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि आज नहीं तो कल अशोक राव चौहान ये कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लेंगे। अब इसकी 3 वजह। एक वजह तो आपने बता दी, पहली कि पार्टी लीडरशिप के साथ उनके राज्य में थी, नाना पटोले के साथ उनकी नहीं, इनके इक्वेशंस बिल्कुल अच्छे नहीं रहे थे। पिछले कुछ दिनों में जब हमने कुछ कांग्रेस के आला नेताओं से बात करने की कोशिश की, क्या कांग्रेस में राज्य में नेतृत्व बदलाव की चर्चा हो सकती है, कोई और नया नेतृत्व आ सकता है, तो पार्टी का एक खेमा यह भी मानता है कि पार्टी चलाने के लिए जो रिसोर्सेस चाहिए, तो अशोक चौहान एक रिसोर्सफुल नेता है, लेकिन उनका कहना है कि पूरी कमान मेरे हाथ में होनी चाहिए, फुल पावर्स मेरे हाथ में होने चाहिए, तब जाके मैं पार्टी की कमान संभालूंगा। जिसके लिए शायद पार्टी आला कमान दिल्ली से इस बात के लिए राजी नहीं थी, क्योंकि उनके मन में भी कई शक था कि कल अशोक चौहान के हाथ में पूरी कमान दे दे और अशोक चौहान ही कल उठकर भाजपा में चले जाए, तो पार्टी के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा आने वाले दिनों में। तो नाना पटोले के हाथ में ही कमान दी थी और अशोक चौहान उनके बीच में, अगर हम कह सकते हैं तो उनका इक्वेशन कुछ खास नहीं था। ये तो पॉलिटिकल वजह पार्टी के अंदर की थी, लेकिन 2 वजह और भी है। अशोक चौहान के पीछे, जिस तरह से राज्य के नेताओं के पीछे एजेंसीज की इंक्वायरी चल रही है अलग अलग, अशोक चौहान उन दायरों में ऑलरेडी है। आदर्श की इनके, वो तो कह रहे हैं कि आदर्श में उनको क्लीन चिट मिल गया, लेकिन आज की तारीख में कोई भी केस का भूत उठकर फिर से उनके कंधे पर बैठ सकता है, तो इसको अवॉइड करना चाहते थे। तीसरी बात, आपने देखा होगा कि जब राहुल गांधी की यात्रा आई थी, भारत जोड़ो यात्रा नांदेड़ आई थी, तब बड़े बड़े पोस्टर लगे थे अशोक चौहान की बेटी के। तो अपनी बेटी को लॉन्च करना चाहते हैं अगले इलेक्शंस में, तो बेटी का फ्यूचर सिक्योर हो, इसीलिए भी अशोक चौहान की ये मूव को देखा जा सकता है। 3 वजह है, अपने आप को सिक्योर करना, अपने बेटी का फ्यूचर सिक्योर करना, और तीसरा एजेंसियों की जांच से दूर भागना। जो भी कांग्रेस के पुराने नेता जा चुके, जैसे हर्षवर्धन पाटिल, जिनको आज ही शुगर फेडरेशन का प्रेसिडेंट बनाया गया है, हर्षवर्धन पाटिल ने एक बयान दिया था कि जब से भाजपा में गया हूं मैं सुकून की नींद सो पा रहा हूं। अशोक चौहान ने इन सब चीजों को देखते हुए ये अपना पॉलिटिकल फ्यूचर और अपने आने वाली जनरेशन का पॉलिटिकल फ्यूचर सिक्योर कर लिया। ये सारी वजह ओवर एंड ऑल उनके जाने की हम इस तरह से सम अप कर सकते हैं। ओके, बीजेपी को भी तो इस बात का अंदाजा रहा होगा कि एक सोशल मीडिया वॉर भी लड़ना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं अशोक चौहान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस सब लोग टारगेट किया करते थे नांदेड़ में और पूरे महाराष्ट्र में। अभी मैं बीजेपी उस बात को इम्यून हो चुकी है सौरभ। कितने सारे नेता आ चुके हैं। आप देखिए नारायण राणे के खिलाफ तो ईडी के चार्जेस लगे थे, उनको भी पार्टी में ले लिया। कितने सारी, और लिस्ट लंबी है। बीजेपी इन बातों को इम्यून हो चुकी है। इससे भी फर्क नहीं पड़ता इस बात का कि पहले क्या इल्जाम लगाए। जी, उनको फर्क नहीं पड़ता इस बात का कि पहले पब्लिक में क्या इल्जाम लगाए इन नेताओं पे।
हाँ, लेकिन छगन भुजबल तो जेल जा चुके था, वही छगन भुजबल इनके साथ में सत्ता में बैठे हुए। पूरी लिस्ट, मतलब किरीट सोमैया ने जो लिस्ट निकाली थी डर्टी डजन वाली, उन डर्टी डजन में से तो आधे से ज्यादा लोग अभी सत्ता में साथ में है। तो इनको लेकर क्या बीजेपी अब लोगों से डिफेंड करेगी? अब हर बात को उनको डिफेंड करना आ चुका है कि नहीं नहीं, जब उन पे आरोप लगते हैं तो बीजेपी कहती है कि इन पे आरोप है, साथ में आते हैं तो कहते हैं कि नहीं, न्याय प्रक्रिया चलती रहेगी और जांच करेगी। अभी उनका एक तकिया कलाम हो चुका है। लेकिन इतनी सारी लिस्ट है, आज भी आप सरकार देखिए, जिनके जो लोग के साथ में सरकार में शामिल है, उन सभी की लिस्ट में इतने सारे नेता है जिनके खिलाफ। और मतलब एक चीज देखिए, 2014 के इलेक्शन के पहले खासकर महाराष्ट्र में तीन चीजें ये इलेक्शन का पॉलिटिकल नैरेटिव सेट कर रही थी, क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा था 2014 के लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन में। सबसे बड़ा था आदर्श कैंप, जिसमें मुख्य आरोपी जिसमें बुरी तरह से गिर चुके थे अशोक चौहान, जिनका रेजिग्नेशन हो चुका था। आज अशोक चौहान भाजपा के साथ में। दूसरा था सिंचाई घोटाला। सिंचाई घोटाला वो महाराष्ट्र का घोटाला है जिसमें देवेंद्र फडणवीस, जो एक युवा प्रदेश इकाई के अध्यक्ष थे भाजपा के, उनका राजनीतिक करियर उस घोटाले के बाद में खड़ा हुआ, क्योंकि जिस आक्रामक तरीके से वो इस सिंचाई घोटाले को उन्होंने उजागर किया था, उसका फॉलोअप किया था। वो सिंचाई घोटाले के प्रमुख आरोपी, मतलब वहां पे जिन पर शक की सुई थी, वो थे अजीत पवार और सुनील तटकरे। दोनों आज इनके साथ में सरकार में शामिल है। तीसरा जो प्रमुख मुद्दा था महाराष्ट्र सदन का था, जिसमें प्रमुख आरोपी थे छगन भुजबल, जो 2.5 साल तक जेल भी जा चुके हैं। छगन भुजबल का है, वो भी आज भाजपा के साथ में। तो भाजपा इस बात को लेकर शायद आज इम्यून हो चुकी है। और शायद जैसा हम कहते हैं कि पब्लिक मेमोरी इज वेरी शॉर्ट, तो पॉलिटिकल मेमोरी इसमें शायद पब्लिक भूली है नहीं भूली, आगे पता चलेगा। लेकिन ये तीनों जो पॉलिटिकल नैरेटिव 2014 में था, ये चारों लोग आज भाजपा के साथ में, और भाजपा उनको डिफेंड भी कर रही है। सत्ता जो ना कराए कम है। जो उद्धव ठाकरे पूरी जिंदगी कांग्रेस और एनसीपी को कोसते रहे, आज उनके बेस्ट फ्रेंड हैं। जो भारतीय जनता पार्टी पूरी जिंदगी कांग्रेस एनसीपी को कोसती रही, वो अब उन्हीं के नेताओं को एक एक करके अपने पाले में ले रही है। जनता भी ये तमाशा खूब देखती है। बीजेपी शिंदे गुट, अभी शिंदे गुट कहा जाता है या शिवसेना कहा जाता है, या शिवसेना मुख्यमंत्री गुट कहा जाता है? शिवसेना, अभी अपने आपको शिवसेना कहते हैं। हाँ, कई बार तो फोन आ जाते हैं कि आप हमें शिंदे गुट ना कहे चैनल पे, आप हमें शिवसेना कह के, तो हम अब अधिकृत शिवसेना है। अच्छा, तो अधिकृत शिवसेना, अधिकृत एनसीपी के जो उम्मीदवार हैं प्रफुल्ल पटेल और मिलिंद देवड़ा, इन लोगों के सिलेक्शन के पीछे क्या गुणागणित है? देखिए, प्रफुल्ल पटेल की बात बाद में होगी, बहुत इंटरेस्टिंग शायद उसमें चीजें हो सकती है, लेकिन मिलिंद देवड़ा, जहां तक पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में बातें थी मिलिंद देवड़ा का शिवसेना प्रवेश होने के कुछ दिनों के पहले, कि मिलिंद देवड़ा शायद एनसीपी ज्वाइन करेंगे अजीत पवार की, ये बातें चल रही थी। मैं एकदम जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ ये सब चर्चाएं हो रही थी, क्योंकि वो कांग्रेस, उनकी फैमिली, देखिए देवड़ा फैमिली कांग्रेस से बहुत सालों तक जुड़ी रही है और उनके सेक्युलर क्रेडेंशियल्स रहे। जहां तक उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है दक्षिण मुंबई की, तो दक्षिण मुंबई का एक बहुत सारा हिस्सा भेंडी बाजार या फिर भाईकला जैसा इलाका है, जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन है, जहां पर मिलिंद देवरा या फिर उनके पिता मुरली देवरा का बहुत बड़ा जहाँ पे बहुत बड़े फॉलोअर्स है, और उनको मानने वाले उनके गुट के माने जाने वाले अमीन पटेल वहां से एमएलए है आज भी। पिछले 2 टर्म वहां से एमएलए अमीन पटेल रह चुके हैं और बड़े समर्थक माने जाते हैं। तो अगर शिफ्ट सीधा बीजेपी, मिलिंद देवरा एक्चुअली बीजेपी में जाएंगे, ये भी बातें कई दिनों से लगातार हो रही थी, लेकिन सीधा बीजेपी में जाएंगे तो उनको मानने वाला वोटर या फिर उनका सपोर्टर थोड़ा सा डगमगा जाएगा वहां से। तो उसके लिए मिलिंद देवरा ये ऑप्शन ढूंढ रहे थे, या तो अजीत पवार के साथ जाए या फिर शिवसेना के साथ जाए। अब चूंकि वहां पर शिवसेना को भी मानने वाला वोटर है, मिलिंद देवरा की चॉइस शिवसेना रही, और भले ही ये मिलिंद देवरा शिवसेना के कैंडिडेट हो, ये बात कोई नकार नहीं सकता। खुद मिलिंद देवरा भी इस बात से ना नहीं करेंगे कभी। पॉलिटिकल चाहे जो भी उनका फ्लेक्सिंग रहा हो, पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो भी करेंगे, पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट, लेकिन मिलिंद देवरा इज मोर क्लोज टू बीजेपी देन शिंदे। तो शिंदे उनके लिए एक एडजस्टमेंट, एक व्हीकल है जिसके जरिए वो आज बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ रहेंगे वो आने वाले दिनों में शिंदे के जरिए। शिंदे उनके लिए एक हम क्या कह सकते हैं, एक मंगलसूत्र की तरह है, जिसके लिए वो ऑफिशियल उनका धारण किया हुआ है, साथ उनकी तो बीजेपी की रहेगी। दूसरा जो नाम है प्रफुल्ल पटेल का, प्रफुल्ल पटेल इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाते हैं क्योंकि प्रफुल्ल पटेल के 4 साल बचे हुए थे राज्यसभा में। अभी इतना बड़ा टेन्योर बाकी उनका है, बचा हुआ है, बावजूद उसके वो फिर से नॉमिनेशन भरता है। इसके पीछे एक वजह बताई जा रही है, या फिर जो लॉजिक दिया जा रहा है सौरभ, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। एनसीपी के जितने भी सांसद है जिनके खिलाफ अब कार्रवाई चल रही थी, एनसीपी के राज्यसभा में जो मेंबर ऑफ राज्यसभा जो मेंबर्स है वो शरद पवार के साथ है, वो वंदना चौहान है, फिर
और एक महिला उनकी MP है, उनका नाम मुझे अभी तुरंत नहीं आ रहा, मंत्री फौजिया खान। तो फौजिया खान उनके साथ में है। अब बचे और कुछ शरद पवार, अब बच्चे हैं सिर्फ प्रफुल्ल पटेल, जिनके खिलाफ उन्होंने अभी डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोसेस के लिए उन्होंने अर्जी करी है, याचिका करी है। लोकसभा में सुप्रिया सुले, अमोल कोल्हे शरद पवार के साथ है, बचते सिर्फ और तीसरे श्रीनिवास पाटिल, वो भी शरद पवार के साथ है। सिर्फ बचते अकेले सुनील तटकरे, जिनका टर्म अभी खत्म हो जाएगा क्योंकि अगले महीने भर के अंदर लोकसभा के चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे, तो उनका भी प्रोसेस नल एंड वोइड हो जाएगा। तो बचते सिर्फ प्रफुल्ल पटेल है। अब प्रफुल्ल पटेल ने अपने आप को बचा लिया है उस डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसेस से, ये फॉर्म भर के। अगर उन्होंने रेजिग्नेशन ही दे दिया एनसीपी से, वो वाली एनसीपी से, और अब नए सिरे से वो मेंबर बन चुके हैं, तो वो प्रोसेस भी शायद नल एंड वोइड हो जाएगा। तो उसको टालने के लिए अब इसको लेकर एक नैरेटिव एनसीपी सेट कर रही है कि प्रफुल्ल पटेल डर गए और उनको पता है कि आने वाली डिसीजंस उनके खिलाफ होने वाले। हालांकि वैसा हुआ नहीं है आज की तारीख में। इलेक्शन कमीशन का फैसला भी उनके हक में आया है। राज्य में जो डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोसेस चल रही थी, राहुल नार्वेकर का फैसला भी उनके हक में आया है। बावजूद इसके कल अगर पार्लियामेंट में ऐसी कोई प्रोसेस होती है तो प्रफुल्ल पटेल सेफ रहे, इसको अजित पवार ने उनको सेफ गार्ड किया है। तो ये एक इंटरेस्टिंग वहां पर ये चारों कैंडिडेट है, ये बहुत अहमियत इसलिए रखते हैं। अगर वक्त है सौरभ तो मेधा कुलकर्णी के बारे में बात कर लूं, क्योंकि उनको प्लीज उनका जिक्र करना बहुत जरूरी है। बहुत वक्त है कमलेश भाई, मैं तो यहाँ आप सब विद्वान पत्रकारों को सुनने के लिए खड़ा होता हूँ और हमारे दर्शक भी। बताइए। बीजेपी के दो जो कैंडिडेट है, मेधा कुलकर्णी, अजित गोपचड़े, हालांकि अजित गोपचड़े को राम मंदिर वाला रेफरेंस है, उसको वो ज्यादा उसके बारे में बहुत बात कर चुके, लेकिन मेधा कुलकर्णी है। मेधा कुलकर्णी भाजपा की विधायक थी पुणे से, कोथरूड इलाके से, जो पुणे में जो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जो ब्राह्मण डोमिनेटेड है, और ब्राह्मण वोटर बीजेपी का बहुत कोर और लॉयल वोटर माना गया, और पुणे में वो वोटर हमेशा बीजेपी के साथ में रहा है। अब चंद्रकांत पाटिल जो कोल्हापुर से थे और पिछले गवर्नमेंट में ऑलमोस्ट नंबर 2 रह चुके थे, धीरे धीरे उनका डिमोशन होते गया। लेकिन चंद्रकांत पाटिल, किसी जमाने में चंद्रकांत दादा पाटिल का नाम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रेस में हमेशा आगे हुआ करता था। लेकिन चंद्रकांत पाटिल पहले विधान परिषद में थे, अब उनको विधानसभा में वो पुणे आए और पुणे से उन्होंने कोथरूड से सीट लड़ी, जो सीट हुआ करती थी मेधा कुलकर्णी की। अब मेधा कुलकर्णी को अपनी सीट उनके लिए खाली करनी पड़ी और उसके बाद में वहां से चंद्रकांत पाटिल लड़े, और उसके बाद में मेधा कुलकर्णी काफी नाराज चल रही थी और कई बार उन्होंने ऑफिशियली इस बात को लेकर बयान भी दिए मीडिया के सामने कि किसी ब्राह्मण जो हमेशा बीजेपी का वोटर रहा है, ब्राह्मण समाज को किस तरह से वहां पर नजरअंदाज किया जा रहा है। पुणे में गिरीश बापट हुआ करते थे, जिनका बहुत अच्छा जनसंपर्क हुआ करता था। गिरीश बापट का हाल फिलहाल में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनका उनका देहांत हो गया कुछ महीनों पहले। वहां पे कस्बा की मेंबर ऑफ MLA हुआ करते हैं, और उनकी देहांत के बाद में जो वहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सॉरी माफ करिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे पुणे के, और उनके देहांत के बाद में कस्बा में जो उनका एक जमाने में कॉन्स्टिट्यूएंसी उनकी हुआ करती थी, वहां पर बीजेपी बुरी तरह से हारी। वहां पे कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी का कैंडिडेट जीत गया, और उस वक्त भी ये बातें चल रही थी कि बीजेपी ने वहां पर ब्राह्मणों को कहीं ना कहीं इग्नोर किया। तो ये कोर वोटर्स को, जो बीजेपी का कार्यकर्ता रहा है, उसको हम कहीं इग्नोर नहीं कर रहे, इसलिए मेधा कुलकर्णी को वहां पर कैंडिडेट बनाया गया। और आज जिस तरह से 6 जगहों के लिए 6 उम्मीदवार है, तो लगभग ये निर्विरोध होने के ही चांसेस है। लेकिन ब्राह्मण वोटर्स को हमने छोड़ा नहीं है, स्पेशली इन पुणे। आगे वाले दिनों में ये भी बातें चल रही है पुणे में कई दिनों से लगातार कि सुनील देवधर, जो बीजेपी के स्ट्रेटेजिस्ट माने जाते हैं, त्रिपुरा हो या फिर नॉर्थ ईस्ट में उनका काम रहा हो, वो शायद वहां के उम्मीदवार हो सकते हैं। तो फिर ब्राह्मण वोटर बीजेपी का ना टूटे, या आने वाले दिनों में स्ट्रेटेजिकली उसको फिर से इंटैक्ट रखा जाए, इसलिए मेधा कुलकर्णी को वहां से कैंडिडेचर दिया गया और एक मैसेज दिया गया। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए कमलेश सुथार जी।